हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास टुडे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? ठीक है, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाएं। अब नए पदार्थ भी एक या एक से अधिक बन सकता है। ठीक है, नए पदार्थों का गुण अलग होगा। वो पदार्थ जो भाग लिए हैं अभिक्रिया में, उनसे उसका गुण अलग होगा। तो होता कैसे वो अलग गुण वाली चीज़ कैसे बन जाती है कि इधर के जो पदार्थ हैं उनके परमाणु जो है ना पुनर्व्यवस्थित होते हैं और एक नए पदार्थ जो है बनते हैं, एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिर्फ अवस्था में चेंज को रासायनिक प्रक्रिया नहीं कहते। जैसे जल है, अब वो ठोस भी हो सकता है बर्फ़ के रूप में, पानी है द्रव के रूप में, लिक्विड है, गैस भी हो सकता है वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में, राइट। तो वो क्या है तो पानी H2O है, भले वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, द्रव है, ठोस है या गैस है, लेकिन है तो जल। तो वो भौतिक अवस्था उसका चेंज हो रहा है, वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। जैसे हम मान लीजिए बर्फ़ को पानी बना दें, पानी से बर्फ़ बना दें, पानी से जल गैस बना दें, वाष्प बना दें, वाष्प से वापस पानी या फिर बर्फ़ बना दें, तो भौतिक अवस्था चेंज हो रहा है। उसका है तो H2O, तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया हुआ जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके अब जल बना रहे हैं। ये हाइड्रोजन थे, ये ऑक्सीजन था, अब ये जल हो गया, बिल्कुल नई चीज़ बन गई। ये जो है अब इसके गुण अलग है इनके गुण से, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो उसको परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारक पदार्थों के परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था द्वारा नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अभिकारक कौन है? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद अभिकारक एक से ज़्यादा हो सकता है, उत्पाद भी एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। इसके बीच में ये एरो तीर दिखा देते हैं, मतलब ये मिलके ये बना रहे हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, अंगूर का किण्वन, भोजन का पाचन, श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन जाता है वो भी अंदर जाके क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया करता है। वो ऑक्सीजन की वजह से ही जाके जो है वो भोजन जो आपका टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है, राइट। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। अब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या होगा? कुछ तो उसमें चेंजेज होंगे। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है और क्षेपण का निर्माण हो सकता है। इनमें से एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या है? अब वो जो रासायनिक अभिक्रिया जो है, जैसे कोई पदार्थ A और B मिलके C बना है, तो उसको एक सरल रूप में लिखने का तरीका जो है वो समीकरण होता है, राइट। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिक्रिया में सम्मिलित पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए, तो हमने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो दिखा के मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये दोनों मिलके ये बन रहे हैं। तो इसमें क्या हम शब्द में लिख रहे हैं? मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, उस पदार्थ का नाम लिख रहे हैं पूरा, तो इसको क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। ठीक है, अभिकारकों और उत्पादों के नाम का उपयोग करके समीकरण के रूप में रासायनिक प्रतिक्रिया का वर्णन करने का एक सरल तरीका ये क्या? ये शब्द समीकरण है। ठीक है, तो इधर वाला अभिकारक, इधर उत्पाद, तो ये भी ठीक है, लेकिन नाम लिखना थोड़ा लंबा हो जाता है, उतना ठीक नहीं। इससे और सरल और संक्षिप्त तरीका भी हो सकता है। इनके नाम के जगह अगर इनका हम रासायनिक सूत्र यूज कर लें, केमिकल फॉर्मूला यूज कर लें, है ना, तो और थोड़ा संक्षिप्त और सरल हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम की जगह Mg लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO लिख दिया। ठीक है, बीच में एरो दिखा दिया कि ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं। तो रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाने का अधिक संक्षिप्त और सरल तरीका पदार्थों के नाम के बजाय उनके रासायनिक सूत्र का उपयोग करना है। तो रासायनिक सूत्र को उपयोग कर लिए और आपका समीकरण बन गया सुंदर सा। अब रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारीपूर्ण बनाने के लिए अब यहाँ से हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि मैग्नीशियम
क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है। ये MgO बना है, ये क्या है, ये ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है। ऑक्सीजन का भी नहीं, ऐसे तो हमें पता है कि ऑक्सीजन गैस के रूप में जनरली, तो इसलिए हम उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैस होगा, लेकिन जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है ज़्यादा तो हमें पता नहीं है। ये कोई ऐसा पदार्थ जैसे जल है, अब वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी, सॉलिड भी, राइट। तो अब H2O लिखा हुआ, अब हमें ये पता नहीं कि ठोस है, द्रव है, गैस है। तो उसको और अधिक जानकारी पूर्ण बनाने के लिए उसके बाजू में ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, जैसे सॉलिड के लिए S, सॉलिड क्या है, ठोस, ठोस के लिए, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए द्रव L, है ना, ब्रैकेट में L लिख देंगे। गैस के लिए G, वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील, एक्वस, राइट। और ये अवक्षेप के लिए, अवक्षेप पानी में घुलता नहीं है, उसमें ऐसे ऐसे कुछ थका थका सा बन के उसमें रहता है, राइट। तो ये PPT, इनसॉल्युबल इन वाटर, इसको PPT से लिखते हैं। अब हमें यहाँ पता है H2OG, O2G यानी कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिलके H2O बना रहे हैं जो कि लिक्विड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस, पानी में घुलनशील यानी कि H2O लिक्विड मिलके सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, बेसिकली फोटोसिंथेसिस वाला आपका रिएक्शन है। C6H12O6 एक्वस यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट और ये बना रहे हैं ग्लूकोज या जो भी, और ये ऑक्सीजन और H2O निकल रहा है। वैसे ही CH2O CH3OH ये बन रहा है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अब संतुलित करना क्या है, बेसिकली एक द्रव्यमान के संरक्षण का नियम होता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, राइट, वो संरक्षित रहता है। यानी अभी किसी अभिक्रिया में, अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान है पदार्थों का या उस तत्व के परमाणुओं का, उतना ही बाद में भी होना चाहिए। इसका मतलब परमाणुओं की संख्या जो पहले है वो बाद में भी होनी चाहिए, सेम। तो परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया से पहले और बाद में समान होनी चाहिए, ठीक है। द्रव्यमान बराबर होना चाहिए मतलब, द्रव्यमान बराबर होना चाहिए मतलब उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया से पहले अभिक्रिया के बाद में बराबर होना चाहिए, क्योंकि जितने परमाणु होंगे परमाणु का ही भार तो उस तत्व या उस पदार्थ का भार है। उपरोक्त समीकरण को नीचे दिए गए अनुसार संतुलित किया जा सकता है, ठीक है। तो संतुलित करने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हिट एंड ट्रायल है, बट फिर भी अब दो तरीका है, या तो जिसका सबसे ज़्यादा परमाणु है उसको पहले संतुलित कर लो, या पहले जो है ना आप मेटल को, धातु को करो, फिर अधातु को करो, फिर ऑक्सीजन को करो और लास्ट में हाइड्रोजन को करो, ठीक है। कोई भी, और एक ही कितना समीकरण एक ही बार में हो जाता है। कितने बार पता चला आपने 3 किया, पता चला कुछ और आ गया तो फिर चेंज भी करना पड़ सकता है, 2-3 आइट्रेशन भी हो सकता है। अब इसमें देखिए एफ यहाँ 3 है। हाँ, और एक और चीज़ देखना, आपके NCERT या जो भी टेक्स्ट बुक है, बिहार स्टेट बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, झारखंड बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, जो भी बोर्ड है उसमें क्या है कि इसके पहले बॉक्स बना लें। बॉक्स बनाने का क्या मतलब है, बॉक्स बनाने का आइडिया ये है कि इसके बीच में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि Fe3 है तो इसको हम 2 कर दें, चाहे 4 बना दें, O4 है तो पता चला कुछ और लिख दें, नहीं, वो नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए कि अब ये जितने लिखे हुए हैं, है ना, जैसे क्या है 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, ऐसे डिफरेंट नोट्स हैं। अब नोट को फाड़ के नहीं दे सकते ना आप, किसी को 700 देना है तो थोड़ी कि एक 500 का दे दें, फिर 500 में से कट करके हम 200 का दे दें, राइट, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक 500 का देना पड़ेगा, एक 200 का देना पड़ेगा। चाहे 1200 देना है तो 500 के 2 दीजिए, एक 200 का दीजिए, चाहे 200 नहीं है तो 100 का 2 दीजिए, कट करके नहीं दे सकते ना। वैसे ही बीच में नहीं छेड़ सकते आप। जैसे हाइड्रोजन, अब या तो हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन, चाहे 2 हाइड्रोजन, चाहे 3 हाइड्रोजन, चाहे 4 हाइड्रोजन, यानी एक नोट है। अब इसका 1, 2, 3, 4 ऐसे दे सकते हैं, इधर 2 चेंज नहीं कर सकते। यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ वाले से गुना हो जाएगा। जैसे अभी हाइड्रोजन का 2 एटम है, 2 परमाणु है, 2 लगा दिए तो 2 दूनी 4 परमाणु हो गए। यहाँ पे ऐसा हम 3 लगा दें तो 3 Fe का पहले से था, 3 3 9 एटम हो जाएगा। ऑक्सीजन का 4 था तो 4 3 12 एटम ऑक्सीजन का हो जाएगा, ठीक है, गुना हो जाता है सब में, ठीक है। तो एक ये आपके
कॉन्सेप्ट के लिए कि एक तो इनके अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, जो भी है तो यहाँ लगाएंगे, और जो यहाँ लगाएंगे तो ये सबसे गुना होगा, इसका मतलब उसके सारे एटम उतना गुने हो जाएंगे। ठीक है, तो Fe 3 है, यहाँ पे 1 है तो 3 लगा देंगे, 3 F इधर भी हो गया इधर भी हो गया। ठीक है भैया, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1 है तो 4 लगा देंगे, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया यहाँ हो गया। ठीक है भैया, अब हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ 2 ही है तो 4 लगा देंगे तो आपका 8 ऑक्सीजन हो गया। वही बोल रहा है यहाँ पे, उपरोक्त समीकरण को नीचे दिए गए अनुसार संतुलित किया जा सकता है, जैसे 3Fe 4H2O, Fe3O4 और 4H2। परमाणुओं की संख्या समान करनी है। ठीक है, अंदर कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, जो भी लगाना बाहर लगाना। बाहर लगाएंगे तो जितने भी तत्व के परमाणु हैं उनकी संख्या जितना यह लगाएं उतने गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए रासायनिक समीकरण को अब कुछ संतुलित करके देख लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है तो 2 लगा दीजिए। ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ 2 ही है तो 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4 वो भी हो जाएगा, हो गया। ठीक है, MgO और प्लस O2 हमने देखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ही है तो 2 लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, Al2O3 HCl LCl3 और H2O है। अब देखिए Al2 है, एक मिनट, हेलो, हाँ कॉल करता हूँ। सॉरी भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक कॉल था घर से इसलिए अटेंड करना पड़ा। हाँ, तो Al2O3, अब इसमें क्या है देखो, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे 1 ही है, 2 लगा दें, 2 लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो 3 लगाओ ना। अब देखो पहले एल्युमिनियम 2 देख के हमने 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 देख के 2 लगा दिया, लेकिन जब ऑक्सीजन को हमने देखा कि ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे सॉरी 3 वहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगेगा ना। अरे भैया तुम्हें बताते नहीं हो तुम लोग। तो Cl3 है राइट, और 3 है तो 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ लगा दिए 3 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है भैया, हाइड्रोजन 6 हो गया, चलिए 6 हाइड्रोजन 6 लगा रहे तो हो रहा है क्या, 6 क्लोरीन 2 3 6, हाँ ठीक तो है। 2 एल्युमिनियम यहाँ हो गया, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ है, 6 क्लोरीन 2 3 6 क्लोरीन यहाँ है। ठीक है, यहाँ लगा, और Cl3 है मतलब 3 दूनी 6। ठीक है, PbNO3 2, ये देख लेना, बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा फंस भी जाते हैं बच्चे इसको करने में, संतुलित करने। PbNO3 O2 और वो कार्बन डाई, वो जो फोटोसिंथेसिस वाला भी इसके पहले वाला जो बताया था O। ठीक है, ये दोनों जो है इसमें बच्चे फंस जाते हैं, देखना हो याद करना हो तो भले याद कर लेना। PbNO3, अब देखो क्या N यहाँ पे 1 है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि इस ब्रैकेट के पहले लगा है तो ब्रैकेट के अंदर जितना है सबसे ये जो है उतना गुना करना है, यानी N यहाँ 1 है और 2 है तो 1 गुने 2 यानी 2 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 3 है और यहाँ 2 है मतलब 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, PbNO3 होल 2, अब ये ब्रैकेट का होल 2 है, यानी ब्रैकेट के जितना है सबका 2 है। तो N 1 है तो 1 गुनी 2, 3 है तो 3 दूनी 6 यानी ऑक्सीजन 6 है। तो इधर ऑक्सीजन, अब चलो ठीक है इसको देख लो, नाइट्रोजन मान लो 2 है, हमने 2 कर दिया, ये एक स्टेप में नहीं होगा, देखना पक्का। ठीक है, इसको पता है वो तो एक बार में कर लेगा, अदरवाइज एक बार में ये नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अब इसमें जो नाइट्रोजन हमने 2 कर दिया, लेकिन अब ऑक्सीजन देखो यहाँ 6 है, यहाँ कितना है 1, और यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, 2 6 4 2 6 1 7 है, यहाँ पे कितना है 6 है। यहाँ हम कुछ लगाएंगे तो क्या होगा, हमेशा इवन नंबर आएगा राइट, ऑड इवन पता है ना। तो यहाँ पे हमेशा इवन आएगा, यानी 2 4 6 8 10 12 ऐसे आएगा राइट। इवन किसी भी संख्या को 1 2 3 किसी को भी 2 से गुना करेंगे तो ये इवन आएगा ना।
ऑड नहीं आएगा, राइट। सम और विषम, तो सम संख्या ही आएगा। यहाँ पे क्या है, ये विषम है, 4 2 6 1 7 है, तो सम करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। अब हम भले जो भी, तो 2 पीबी हो गया, तो यहाँ भी 2 पीबी करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 पीबी हो गया, 2 पीबी हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन की ये कितना हो गया, नाइट्रोजन, एक तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ लग गया, तो 2 दूनी 4 हो गया। तो अब ये 4 नाइट्रोजन कर दिया हमने, ठीक है। पीबी 2 नाइट्रोजन, 1 गुनी 2 तो पहले से था इतने में, और 2 यहाँ लगा दिया, 2 दूनी 4, तो 4 नाइट्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, 2 3 6 तो पहले से था, 2 लग गया, 12 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे कितना है, 2 4 दूनी 8, 8 2 10 और 2 12, ऑक्सीजन भी 12 हो गया। और कुछ बचा नहीं। तो ये एक बार में नहीं हुआ, कई बोला ना, कई एक बार में नहीं होता है, कई आइट्रेशन 2 या 3 आइट्रेशन भी करना पड़ जाता है। इसमें हमें जैसे 2 आइट्रेशन करना पड़ गया। ये याद रखने लेना, चाहे तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये PbNO3 वाला। Cu2O, Cu2S, Cu और SO2 निकल गया। तो ये तो कॉपर कितना है, 1 1 2 है, तो 2 लगा देंगे, कॉपर सिंपल हो जाएगा। नहीं, कॉपर 2 और 2 4 है ना, 4 कॉपर हो जाएगा। और S और O2 है, तो S एक तो ठीक नहीं, S एक तो ठीक है, O2 2 है, O एक ही है, तो 2 लगा दो, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन है। S एक है, S एक है। अब कार्बन, ये कॉपर कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 6, तो 6 लगाओ, ठीक है, सिंपल। तो कई बार में एक बार में पता चले एक बैलेंस हुआ दूसरा बिगड़ गया, तो फिर चेंज कर लेते हैं, तो 2 उसमें हो जाएगा आपका, 1 या 2 आइट्रेशन में नॉर्मली हो जाता है। BaCl2 AlSO4 3 और सॉरी BaCl2 Al2SO4 3 BaSO4 AlCl3। अब इसको कीजिए, तो कितना, Ba एक है, ठीक है। SO4 इधर, SO4 ये पूरे का 3 है, SO4 यहाँ एक ही है, तो 3 कर दीजिए, तो 3 Ba हो गया, 3 Ba कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। अब देख लीजिए भैया, 3 Ba, क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गया, क्लोरीन कितना है, 3 है, तो 3 दूनी 6, 2 एल्युमिनियम, ठीक है। अब एल्युमिनियम का देख लेते हैं, एल्युमिनियम 2 यहाँ भी हो गया। SO4 3 है, SO4 3 है, ठीक है, बैलेंस हो गया ना। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस वाला है, ठीक है। CO2 H2O CH6O2, ये अब इसमें देख लो कितना हो जाएगा। कार्बन 6 दिख रहा है, तो 6 तो पहले ही यहाँ लग जाएगा, ठीक है, 6 पहले ही लग गया यहाँ पे भैया, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। ऑक्सीजन 6 दूनी 12 है, ऑक्सीजन 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12। अच्छा चलते हैं, देखिए क्या होता है। हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 2 ही है, इसका मतलब 6 नहीं, 12 2 14, नहीं और भी बढ़ेगा ना। 6 12, तो कार्बन 6 हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गया, 12 24 हो गया, तो ऑक्सीजन 6 हो गया, 6 दूनी 12 और 6 यहाँ लगाएंगे, तो 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, 24 हो गया। यहाँ भी कितना है, 12 है और 6 दूनी 12 है, 24 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। 6 कार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोजन देख लीजिए, 12 दूना 24 हाइड्रोजन भी है, तो 12 तो यहीं पे है और 6 दूनी 12 यहाँ पे है, तो ये भी 24 हो गया, ठीक है। 6 12, इसमें कुछ नहीं रहेगा, 6 ये चाहे तो ये भी याद रख लेना आप, ठीक है। 6 12, CO2 में 6, 12 H2O, 6O2 6 H2O, ठीक है, और ये एक ही रहेगा। Al2 H2O, Al2O3 H2 बनता है। अब इसमें देख लो, L2 है, L2 है, O3 है, तो 3 लगा दो, तो 6 हो गया, तो 3 लगा दो, ठीक। Al2 एल्युमिनियम 2 है, हाइड्रोजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 पहले से है। तो बहुत सारे हमने संतुलित कर लिया रासायनिक समीकरण को, इन्हीं में से आएगा, ठीक है। इतने को आप अच्छे से समझ लेना। 1 2 है जो थोड़ा मुश्किल है, उसको चाहे तो याद कर लेना कि हाँ 2 4
एक जगह PbNO में एक जगह 2 एक जगह 4 से भी याद कर लोगे, 4 किस में लगाना है, सिर्फ उतने से भी हो जाएगा, 4 लगा दोगे, बाकी अपने आप बैठ जाएगा किसको कितना करना है। ये फोटोसिंथेसिस वाले में शुरू में 6 और 12 लगाना है, इतना कर लोगे फिर अपने आप समझ आ जाएगा बाकी में क्या करना है। चलिए क्वेश्चन है ये, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, उस नियम का नाम बताइए जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सुझाव देता है। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है द्रव्यमान सेम होना चाहिए या परमाणुओं की संख्या सेम होनी चाहिए, राइट। हम ये सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों पर समान हो, जिससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, उस नियम का नाम बताइए जो संतुलित करने का सुझाव देता है। वो नियम कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, इसलिए अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, जिसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब इसको संतुलित कर देते हैं। Zn 3 है तो 3 कर दीजिए, PO4 2 है तो 2 लगा दीजिए, यहाँ PO4 1 ही है, यहाँ PO4 2 है, 2 लगा दिए। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ 2 पहले से 3 लगा दिए, 3 दूने 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक और ओके। एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। चाहिए, ये तो अभी किया हमने, राइट। इसमें कुछ नहीं, 6 और 12 लगाना है, इधर कुछ नहीं करना है, यहाँ 6। ठीक है। PbNO3 वाला बताइए था, क्या था ना हमने, क्या था, 2 लगा दो यहाँ पे, 2 लगा दो यहाँ पे, 4 लगा दो यहाँ पे, देखना 2 PB। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6 दूनी 12, पहले से 6 था 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 4 दूनी 8 10 और 2 12। ठीक है, ऑक्सीजन भी सेम हो गया। N कितना है, 2 दूनी 4, 4 4 लगा दिया, 4N हो ही गया। ठीक है, तो एक 4 सिर्फ यहाँ भी लगा लोगे ना, या 2 यहाँ लगा दोगे ना, अपने आप समझ आ जाएगा। इसमें 6 12 ये याद रख लो, फोटोसिंथेसिस वाले में आज कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर 12, शुरू में अभिकारक में, इधर का भूल जाओ, अभिकारक में 6 12 लगाना है, और ये PbNO3 में इधर बस 2 लगा देना है, बाकी अपने आप इधर निकल के आ जाएगा कितना होना चाहिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में, ठीक है, PlAl एल्युमिनियम, QH2O, RL2O3 एंड SH2 है, तो ये PQRS का हमें वैल्यू निकालना है संतुलित करके। संतुलित करने के लिए PQRS का मान क्या होना चाहिए, चलिए L प्लस H2O Al2O3 प्लस H2। देखिए एल्युमिनियम 2 है तो इधर 2 कर दीजिए, ओके, 2 नहीं 3 है, अच्छा 2 है ना, हाँ। ऑक्सीजन 3 है तो 3 कर दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ 3 कर दीजिए। ठीक है, अब कंपेयर कर लीजिए, एल्युमिनियम से पहले कितना है, P है, यानी P2 है, इसके पहले H2O के पहले Q है, यानी Q3 है, Al2O3 के पहले R है, यानी कि R1 है, यहाँ हमने कुछ नहीं लगाया मतलब 1 है। H2 के पहले S है, S3 है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। हाँ, टॉपिक के साथ हम ढेर सारे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 1 शॉट, एक शॉट में पूरा लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ढेर सारा क्वेश्चन भी कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट चैप्टर की तैयारी 1 शॉट में। हमारा ऐप भी है क्लास टुडे, ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर पे क्लास स्पेस टुडे लिखेंगे, आ जाएगा, लोगो दिखेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्रम से एक्स वाई जेड के मान बताइए। सेम वही चीज है, हमें संतुलित करके और कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, चलिए MnO2, Mn एक इधर एक उधर भी, Cl2 2 है तो 2 कर दीजिए। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, 2 पहले से है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 रहेगा ना, 2 है।
Cl2, अच्छा भैया आप देख लो, सॉरी, Mn एक है, Mn एक है, और O2 दो है, O2 दो है, तो ऑक्सीजन कितनी, ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 लगा दो, 4 4HCl, 4 क्लोरीन हो गया, क्लोरीन 2 2 4 हो गया, ठीक है। Mn एक, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 4, Cl2 Cl2, ठीक है 4। चलिए अब कंपेयर कर लीजिए, X कहाँ है, HCl के पहले है यानी X 4 है, Y कहाँ है, H2O के पहले यानी कि Y 2 है, Z कहाँ है, क्लोरीन के पहले यानी Z 1 है, आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस के वायु में जलने की ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा निकलता है, अभिक्रिया को दर्शाने वाला सही संतुलित समीकरण कौन सा है। ये देखिए संतुलित है क्या, एक कार्बन ठीक है, हाइड्रोजन 4 4 ठीक है, ऑक्सीजन 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, संतुलित नहीं है। सेम वैसे ही है, यहाँ 2 कार्बन 1 कार्बन संतुलित नहीं है, यहाँ पे 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, और 4 ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो संतुलित है। तो बहुत से बच्चे इसी पे लगा देंगे क्योंकि संतुलित है, लेकिन ये ऊष्माक्षेपी कह रहा है कि उसमें एनर्जी, ऊर्जा भी रिलीज होनी चाहिए, तो ये होगा, ये देखो यहाँ तक तो सेम है ये, और प्लस एनर्जी, इसमें एनर्जी नहीं है। इंग्लिश में एनर्जी लिखा है, हिंदी में होगा तो ऊर्जा लिखा रहेगा, है ना, या ऊष्मा जो भी। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार, तो हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं ये सीख लिया। अब रासायनिक प्रतिक्रियाओं या अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके मुख्य प्रकार हैं। संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें जुड़ के एक से ज़्यादा पदार्थ जुड़ के कोई नया पदार्थ बनाते हैं। अब घटन अभिक्रिया, जिसमें कोई पदार्थ टूट के कुछ नए पदार्थ बनते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कोई किसी को विस्थापित करता होगा। द्विविस्थापन, मगर 2 विस्थापन हो रहा है, एक उधर जा रहा है तो दूसरा इधर आ रहा है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ये देखेंगे क्या है, ऑक्सीजन जुड़ना या ऑक्सीजन निकलना, हाइड्रोजन जुड़ना हाइड्रोजन निकलना, ये सब होता है। अब संयोजन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन का जलना, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपका जल का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम मतलब ये चूना, और ये बिना बुझा हुआ चूना है। और H2O और COH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्लेक्ट लाइम, ये बुझा हुआ चूना है। हेलो, हाँ आ जाइए घर पे, सॉरी। तो ये भी जब ये भी क्या है, ये इसमें क्यों आ गया भैया, अच्छा हाँ ये संयोजन है ना, 2 मिलके बन रहा है, ओके। वैसे ही कार्बन और कोल को, जब कोयले को जलाते हैं, कोयला क्या है, कार्बन, राइट। तो कोयले को जब जलाते हैं, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कोयले का दहन, कोयले के दहन का समीकरण लिखने को आए तो क्या लिखेंगे, C + O2 CO2, ठीक है। चलिए, तो ये संयोजन था। मैग्नीशियम रिबन का जलना, आप थोड़ा डिटेल में जो दिया हुआ है आपकी बुक में वो पढ़ लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से हम रगड़ के साफ कर देते हैं, क्योंकि पहले से हो सके मैग्नीशियम ऑक्साइड का कुछ उस पर लेयर लगा हो। उसके बाद अब जब आप जैसे पकड़ के बर्नर है और थोंग से पकड़ के आप उसको जला रहे हैं मैग्नीशियम, तो कुछ सफ़ेद कलर का चूर्ण जैसा गिरता है, जो शीशे की आप प्याली में या कटोरी में जो है आप उसको वाच गिलास बोलते हैं, वो शीशे के कटोरी में आपने उसे जमा कर लिया। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये MgO है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है। जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। उष्मा ऊर्जा मुक्त होने पर तापमान में वृद्धि होती है। जब जलाते हैं तो उष्मा उसमें से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी है, जिसमें उष्मा निकलता है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। तो दोनों है, ये Mg और O मिलके MgO बना रहे हैं। इसका मतलब यह संयोजन अभिक्रिया है,
और इसमें इसके फलस्वरूप उष्मा जो हीट रिलीज हो रहा है उष्मा निकल रहा है, तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है। तो संयोजन और उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, दोनों है, संयोजन भी और उष्माक्षेपीय भी। पानी में बुझा हुआ चूना, अब CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्विक लाइम बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना प्लस जल दोनों जब मिला देते हैं तो क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बड़ा तीव्र इनका रिएक्शन होता है, ठीक है, जिससे बड़ी मात्रा में उष्मा निकलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट रिलीज होता है। संयोजन उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, दो मिल के एक बना रहे हैं तो संयोजन है, और उष्मा रिलीज हो रहा है तो उष्माक्षेपीय है। बुझा हुआ चूना सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सीमेंट बनाने में यूज होता है। बुझा हुआ चूना, इसी से घर की पुताई वताई भी सफेदी करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, COH2 क्ले, अब ये क्या होता है, हाँ, घर की पुताई करते हैं, 2-3 दिन बाद देखिए काफ़ी शाइनी थोड़ा चमकदार लुक आ जाता है। कैसे, क्योंकि ये जो है ना, जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और H2O निकल जाता है। जब सूखता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर वो चमकदार संगमरमर सा फील आता है। नहीं, बुझे हुए चूने के घोल का उपयोग दीवार की सफेदी के लिए किया जाता है। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बनाता है। 2-3 दिन लगता है ये करने में, राइट, सूख भी जाता है इतने में। कैल्शियम कार्बोनेट की परत दीवार को चमकदार बनाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया, जब एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाले उत्पाद क्रमशः क्या हैं। मैग्नीशियम का तो हमने देख ही लिया था, Mg+O2 MgO, ठीक है, MgO2 ही है, Al2O3 बनता है, ये भी हमने देखा था एक रिएक्शन में। निम्नलिखित में से वो संयोजन अभिक्रिया चुने जिसमें संयोजन अभिक्रिया शामिल है। कोयले का जलना अभी हमने देखा, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनता है, ठीक है, कोयले का जलना, ये संयोजन दो मिलके एक बन रहा है। मीथेन का जलना नहीं होगा, क्योंकि मीथेन जलेगा तो क्या हो जाएगा, CO2 बनता है प्लस आपका, तो ये टूट जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन अलग होता है, तो ये आपका संयोजन नहीं है। और किधर गया भैया, आगे चलिए। अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन टूट के एक से ज़्यादा बनता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे फेरस सल्फेट टूट के फेरिक ऑक्साइड SO2 SO3 बन जाता है। अब टूटने के लिए क्या होगा, कोई चीज़ को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आप हीट के रूप में दे सकते हैं, उसको थर्मल अपघटन बोलते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, उसको विद्युत अपघटन बोलते हैं। सनलाइट सूरज की रोशनी से भी हो सकता है, उसको फोटो रासायनिक अपघटन बोलते हैं। जहाँ भी फोटो आए मतलब कि सूरज की रोशनी, लाइट, फोटोन से, लाइट से फोटो आता है, ठीक है, तो ये हो जाता है। अब ये तीनों तरीके से आप किसी चीज़ को तोड़ सकते हैं। यहाँ हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं तो टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को भी हीट करते हैं तो CaO क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। PbNO3 वाले को हीट करते हैं तो PbO लेड ऑक्साइड NO2 और O2 बनता है। AgCl और AgBr ये सनलाइट सूरज पड़ने पे अलग हो जाते हैं, Ag और Cl2, AgBr वैसे ही Ag और Br2। ये आपके ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, क्वेश्चन भी आता है। H2O इलेक्ट्रिक करंट से, जैसे वाटर की, जल की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक, राइट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है कैथोड पे और एक एनोड पे, ठीक है। चलिए, FeSO4 और फेरस सल्फेट, वो जो हमने अभी पढ़ा ना ये वाला, अब उसका जो है आपकी डिटेल में दिया हुआ है किताब में, तो वो भी पढ़ लेते हैं। फेरस सल्फेट है ना, फेरस, इतनी तो अंग्रेजी आनी भी चाहिए, थोड़ी अंग्रेजी में लिखी हुई है। फेरस सल्फेट को हीट मतलब गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड बन जा रहा है, SO2 SO3 बन जा रहा है। फेरस सल्फेट हल्के ग्रीन कलर का क्रिस्टल की तरह होता है, ठीक है। जब ये फेरिक ऑक्साइड बनता है तो कैसा हो जाता है, भूरे कलर का, ब्राउन कलर का, इंग्लिश में बोले तो ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ठीक है, या हिंदी में बोले तो लाल भूरे कलर का हो जाता है, ठीक है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलता है। ये बेसिकली वायु प्रदूषित
प्रदूषण वायु को प्रदूषित करने वाला होता है, ठीक है, और गंध भी आता है उसका। तो होता क्या है, दो स्टेज में ये रिएक्शन होता है। पहले ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट होता है, यानी कि इसका कहता है 7H2O, जल के 7 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जब हीट करेंगे तो पहले ये H2O वाले मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और फेरस सल्फेट बच गया। उसको फर्दर हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बन गया आपका और SO2 SO3 बन गया। फिर क्या होता है, तापीय अपघटन और उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी जिसमें उष्मा देना पड़ता है, जिसमें हमें उष्मा देना पड़ा ना, गर्म करना पड़ रहा है, तो उष्मा शोषी है। तापीय है यानी कि थर्मल है। तीखी गंध, दम घुटने वाली गंध, तीखी गंध आती है। SO2 और SO3 वायु प्रदूषक और अम्लीय प्रकृति का होता है। ये वायु प्रदूषक है और इसकी प्रकृति अम्लीय एसिडिक होता है, ठीक है। PbNO3 ये वाइट कलर का होता है, लेड नाइट्रेट। इसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड, ये थोड़ा येलो कलर का बनता है। और NO2 ब्राउन फ्यूम्स, भूरे कलर का फ्लेम उसमें से निकलता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक है। अपघटन और उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें भी हम हीट दे रहे हैं तो उष्मा शोषी हो गया। टूट रहा है तो अपघटन हो गया। कड़कने जैसी आवाज और जलन पैदा करने वाली गंध निकलता है, कड़कने जैसी आवाज, ठीक है। भूरा धुआं, NO2 गैस जो निकलता है, भूरा धुआं निकलता है आपका ब्राउन कलर का। PbO पीला ठोस पदार्थ जो ये बन जाता है, लेड ऑक्साइड होता है, वो पीले कलर का ठोस पदार्थ उसमें अवशेष बचा रह जाता है, ठीक है। चलिए अब विद्युत अपघटन, जो जल की वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे H2O है, जैसे ये है, इसमें अब 2 लगा दिया आपने, ठीक है, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड पे आपका हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन निकल जाता है। 2 आपने कैथोड एनोड लगा दिया, बैटरी से जोड़ दिया, स्विच ऑन किया, करंट पास होता है तो पता चला कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलता है। वही चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन का अनुपात H2O, यानी कि ये देखो, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो आयतन के हिसाब से तो ये 2 है इंटू 1 है। लेकिन द्रव्यमान का, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान में कितने गुने का फर्क होता है? 16 गुने का फर्क होता है ना। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है। ये 4 बन रहा है और ये 16 गुना 32 हो रहा है। ये 4 ग्राम तो 32 ग्राम, मतलब 1:8 का बन रहा है। तो वही है, H2O2 का द्रव्यमान का अनुपात 1:2 है, तो ये 1:8 है। हाइड्रोजन के पहले ऑक्सीजन को बाद में रखें तो जो द्रव्यमान का अनुपात है 1 हाइड्रोजन हल्का, ऑक्सीजन भारी, तो 1:8। लेकिन जब आयतन का करें तो 2:1, क्योंकि इसके ज़्यादा मॉलिक्यूल या एटम बन रहे हैं, इसके कम बन रहे हैं, ठीक है। वही ऑक्सीजन पहले हो तो वो गलती मत कर देना, देख लेना कौन पहले है। तो ये कितना है, इसका द्रव्यमान 8:1 हो जाएगा और आयतन 1:2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन पहले है या वो बाद में, वो देख लेना। फोटो रासायनिक अपघटन, फोटो यानी कि सनलाइट पड़ने से, सूरज की रोशनी आ रही है, यहाँ पे आपने चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड AgCl रखा है या सिल्वर ब्रोमाइड AgBr रखा है, उस पर पड़ेगा तो ये Ag क्या है, सिल्वर, चांदी ग्रे कलर का, और क्लोरीन गैस निकल जाएगा। ऐसे ही चांदी बन जाए, ब्रोमीन गैस निकल जाएगा। AgCl AgBr को सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए काले रंग की बोतल में रखा जाता है, क्योंकि इस पर जब सूरज की रोशनी पड़ेगा तो टूट जाएगा, तो उसे बचाने के लिए काले रंग के बोतल में रखते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन, अपघटन अभिक्रियाएं सामान्यतः उष्मा शोषी होती हैं, ठीक है। अपघटन तभी होगा जब हम उसको हीट कुछ प्रोवाइड करेंगे, सही है। कार्बनिक पदार्थों का खाद में अपघटन एक उष्मा क्षेपी प्रक्रिया, ये भी ठीक है। जो खाने वाने की चीज़ें कुछ जो बच जाती है, वो जब सड़ के खाद बनता है उसमें क्या होता है, उसमें निकलता है, तो उष्मा क्षेपी है। तो बात तो दोनों सही है, लेकिन इसका यह सही व्याख्या नहीं है। ए और बी दोनों सत्य है, लेकिन कारण जो है ना, अभी का ये कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, बी है, ठीक है। दोनों सही है लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पाद X की पहचान कीजिए। समझ आया ना कि क्यों नहीं है, क्योंकि उस अपघटन तो उसमें शोषी होता है, और जो खाद्य पदार्थ खाद में बनता है उसमें छेपी होता है। कार्बनिक पदार्थ जो भी वो उसमें छेपी होता है। तो बात तो दोनों सही है, लेकिन उसमें शोषी क्यों होता है उसको ये नहीं बता रहा है ना, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, तो उसका सही व्याख्या नहीं है वो। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद X की पहचान कीजिए। X क्या होगा,
CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaO बनता है, क्विकलाइम, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना ये रहा क्विकलाइम, बिना बुझा हुआ चूना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मास रेशियो, यानी पहले हाइड्रोजन बाद में ऑक्सीजन है, तो मास कितना हो जाएगा 1:8। हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग 1:8, ठीक है। 8:1 बहुत सारे बच्चे लगा देंगे पहले, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन पहले है और मास पूछ रहा था, हाइड्रोजन का मास कम होता है 1:8, वही MO इंटू MH पूछता तो 8:1 हो जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन पहले है। चलिए, जब हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट में 7H2O का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, सल्फेट क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, जल का जो है एक तरह से हानि होता है, जल उसमें से निकल जाता है, ठीक है। फिर जो है ये टूटता है, Fe2O3 बनता है, ये गंध जो है काफ़ी तीखी गंध निकलती है और ये वायु प्रदूषक है। और ये Fe2O3 किस कलर का था, फेरस सल्फेट जो ये ग्रीन कलर का था, ये ब्राउन कलर का चीज़, हल्के लाल भूरे कलर का ये Fe3 फेरिक ऑक्साइड हमें मिल जाता है। उसका रिएक्शन लिया हुआ है, ये है पहले बार में हाइड्रोजन, ये जल का मॉलिक्यूल अलग होता है, फेरस सल्फेट बनता है, फिर उसको हीट करते हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। वो आपको लिख देना थोड़ा कि उसका हानि होता है, क्या बोलते हैं, जल का हानि होता है, ठीक है, तिरोगंध आती है और ये जो है हल्के ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट और बाद में जो ये लाल भूरे कलर का फिर ये प्राप्त होता है। और ये इक्वेशन लिख देना, ये समीकरण लिख देना आप, ठीक है, ये दोनों समीकरण लिखना है ना। अभी एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको ले लिया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन क या ख है, पहले में 2 है, फिर ये तीनों है। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, संयोजन का उल्टा वियोजन, अपघटन, राइट। ऐसी प्रत्येक वियोजन अभिक्रिया के लिए एक एक रासायनिक समीकरण लिखिए जिसमें ऊर्जा की आपूर्ति उष्मा, प्रकाश और विद्युत, हमने बोला था ना, ऊर्जा या तो उष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में दे सकते हैं, तो सबके लिए एक एक इक्वेशन भी लिखना है, ठीक है। वियोजन की परिभाषा, अपघटन की परिभाषा क्या है, जब एक पदार्थ टूट के एक से ज़्यादा पदार्थ नए पदार्थ बनाता है तो अपघटन अभिक्रिया है। उसका हमने तीनों का एग्जाम्पल दे दिया है। FeSO4 को हीट किया हमने तो ये बन गया, AgBr को सनलाइट मिला तो ये बन गया, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक करंट दिया तो ये बन गया, ठीक है। तीनों का एक एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब यह है कि वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन उष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें उष्मा निकलती है। सब्जियों के अपघटन से खाद बनने के दौरान उष्मा मुक्त होती है, इसलिए उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। अब वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं का विपरीत क्यों कहा जाता है। इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एक एक रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इन समीकरणों में अभिकर्मकों और उत्पादों के नाम का उल्लेख कीजिए, वो यहाँ है। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जबकि अपघटन अभिक्रिया में एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है, इसलिए इस एक दूसरे का विपरीत माना जाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका नाम भी लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप हिंदी में लिखना होता आप हिंदी में मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख लेना। वैसे ही दूसरा क्या है, अभी अपघटन वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट के क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है, तो इसका नाम आप कैल्शियम कार्बोनेट, क्विकलाइम या बिना बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड हिंदी में चाहे तो आप हिंदी में लिख लेना। जल का विद्युत अपघटन करते समय धारा प्रवाहित करने से पहले अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती है, क्यों। एनोड और कैथोड पर एकत्रित गैसों के आयतन के बीच संबंध लिखिए। क्यों डालते हैं, क्योंकि शुद्ध जल विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छा चालक बन जाए। एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन, कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन, उनके आयतन का अनुपात क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अनुपात, ये आयतन का अनुपात है।
या H2 इंटू O2 करेंगे तो 1 पहले रहेगा 2 बाद, सॉरी 2 पहले रहेगा 1 बाद में। ये आयतन का अनुपात है। द्रव्यमान का पूछता तो 1:8 हो जाता। विस्थापन अभिक्रिया, अब तीसरा आ गया। हमने दो पढ़ लिया, संयोजन और अपघटन या वियोजन। अब तीसरा विस्थापन है। विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें एक तत्व किसी यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कॉपर सल्फेट है, अब ये क्या FeSO4 बन गया। Fe ने कॉपर का स्थान ले लिया, कॉपर को ढकेल के बाहर कर दिया, ठीक है। तो इसको Fe कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसमें क्या है CuSO4, Zn ने Cu को विस्थापित कर दिया। इसमें Pb ने Cu को विस्थापित कर दिया, PbCl2 बना लिया। ये NaOH बन गया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। AgNO3 और Cu है तो CuNO3 Ag को विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो एक जो है दूसरे का स्थान ले ले रहा है, उसको बाहर कर दे रहा है। तो कौन होता है जो ज्यादा क्रियाशील होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो कम क्रियाशील वाले को ढकेल के हटा देता है। तो कैसे पता चले कौन ज्यादा क्रियाशील है, राइट। तो ये आपका है कुछ सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb, H, कॉपर, मरकरी, Ag, सिल्वर, Au, गोल्ड, राइट। ऐसे है। शॉर्टकट याद रखने का क्या है, करीना, नाल, कार, मंगा, ऑल्टो, जैन, फिर पंजाब, हरियाणा, क्यों AG, हाँ जी AG है ना, हाँ जी AG, AU है ना, उसके बाद चलता रहेगा। तो करीना, नलकार, मंगा, ऑल्टोजन, फिर पंजाब, हरियाणा, क्यों हाँ जी AG, AU, राइट। तो नीचे से ये ऊपर की तरफ ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्रियाशील, नीचे वाला कम। इतने ही आप जान लेंगे तो आपके सिलेबस के अनुसार सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए अब ये गतिविधि जो है आपकी किताब में दी हुई है कि CuSO4 विलयन में लोहे की कील को लटका दिया आपने। ये लोहे का कील है, आयरन नेल मतलब लोहे का कील। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब विलयन, CuSO4 विलयन है, ठीक है। आयरन का कील डालेंगे, फिर क्या होता है, आयरन नील ऐसा होता है, ये ऐसा हो जाता है। इसका मतलब इसके ऊपर कॉपर सल्फेट का लेयर बन गया है, ठीक है। पहले ऐसे था वो कॉपर सल्फेट का आयन, बाद में ऐसे हो गया मिक्सचर जो है। ये टेस्ट ट्यूब है, ये हल्के उसका कलर चेंज हो गया है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन इस पे आ गया। ये लाइट ग्रीन कलर का जो ये सॉल्यूशन बन गया, लाइट ग्रीन कलर, ये क्या FeSO4 है और ये क्या है CuSO4। इसका विलयन था ये, अब ये इसका विलयन हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन करते समय धारा प्रवाहित करने से पहले, तभी हमने पढ़ लिया था, फिर क्यों आ गया। द्विस्थापन अभिक्रिया, वो तो एक विस्थापन था, अब ये द्विविस्थापन है, इसमें दो विस्थापन हो रहा है, यानी एक उसके जगह जाएगा, उसके जगह जाएगा। इसमें आयन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। जैसे आयन क्या है, NaCl में सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस। ये पता चला कि इस प्लस की जगह ये प्लस आ गया, इसके जगह ये चला गया, है ना। तो ये AgCl इसके जगह लिया, अब AgCl के जगह जाएगा और NaNO3 इसके जगह आएगा, है ना। क्या हो रहा है, AgCl यानी ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो ये प्लस वाला इस माइनस, ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ आ जाएगा। तो बेसिकली AgCl यानी AgNO को की जगह आ रहा है और ClNO3 की जगह आ रहा है। एक मिनट दरवाजा खोल दे। ठीक है, चलिए सॉरी। तो
द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान द्वारा अभिक्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसमें क्या हुआ, AgNO3 NaCl, तो AgCl बन गया, NaNO3 बन गया। ठीक है, Ag जो है Na की जगह, Na Ag की जगह, या कहें ClNO3 की जगह NO3Cl की जगह, या Ag जो है सोडियम की जगह आ गया, तो NaCl की जगह AgCl हो गया, Cl इसके जगह आ गया ना। तो वैसे ही NaSO4 BaCl2 BaSO4 NaCl PbNO3 और ये सोडियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड सॉरी की आई है, तो ये क्या हो गया, लेड आयोडाइड, आयोडीन यहाँ आ गया और यहाँ से NO3 नाइट्रेट निकल गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली वही प्लस माइनस वाला खेल है ना, करके निकल जाता है। Na2SO4 एक्वस और BaCl2 एक्वस, तो BaSO4 हो जाएगा और NaCl बन जाएगा आपका। टेस्ट ट्यूब लिया आपने जिसमें सोडियम सल्फेट NaSO4 है, Na2SO4। ठीक है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 है, ये इसमें उसने डाला, उसके बाद में वो बन जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, कोई भी अभिक्रिया जो अवक्षेप उत्पन्न करती है अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाती है। BaSO4 का श्वेत अघुलनशील अवक्षेप बनता है, जो BaSO4 है व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो है वो सॉल्युबल नहीं होता है जल में, ये पहले ही बताया था मैंने। ठीक है, चलिए, तो जिसमें प्रेसिपिटेट अवक्षेप बने अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहलाता है वो। निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए। तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, HCl प्लस NaOH क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और H2O निकल जाएगा, यानी एक जो है सॉल्ट बन रहा है और एक आपका जल बन रहा है, नमक और जल बन रहा है। ओके, वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी MgCl और H2O बन जाएगा, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में तीनों में वही चीज बनेगा, तो एक में तो हमें पता ही है कि भाई सॉल्ट बन रहा है और आपका जल बन रहा है, तो नमक और पानी, यही बाकी सब में भी बनेगा, तीनों में एक ही चीज बन रहा है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, या ऑक्सीजन ना जुड़े हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, तो भी उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन भी ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन जो है ये क्या है, ऑक्सीकरण था, ये रिडक्शन कहते हैं। अपचयन ये उपचयन, ये अपचयन, ऑक्सीकरण ये रिडक्शन, ये उसके उल्टा होता है, विपरीत होता है, ऑक्सीकरण के विपरीत होता है। इसमें या तो हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन का निष्कासन हो, है ना, या ऑक्सीजन का निष्कासन हो, तो उसको हम अपचयन बोलते हैं या रिडक्शन बोलते हैं। अब ऑक्सीकरण कारक यानी ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण कारक या उपचयन कारक जो बोल, वैसे अपचायक कारक यानी अपचयन कारक, या तो जो ऑक्सीकरण कराएगा वो ऑक्सीकारक होगा या उपचायक होगा, और जो अपचयन कराएगा वो अपचायक होगा या अपचयन कारक होगा। तो ये होता उल्टा, वो पदार्थ जो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन जुड़ने से ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ऑक्सीजन देगा कौन, जो देगा उसे तो ऑक्सीजन निकल दूर हो रहा है, निष्कासित हो रहा है, ठीक है। तो वो ऑक्सीकारक तो होगा लेकिन उसका अपचयन हो रहा है, उसका उपचयन नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के साथ देखिए, हाँ CO2, अब देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन उपचयन, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन दे कौन रहा है, CO दे रहा है ना, ये ऑक्सीजन दे रहा है इसको, तो इसका तो रिडक्शन हो गया क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल गया। लेकिन इसको ऑक्सीजन दिया किसने, इसने दिया ना, तो ये ऑक्सीकारक हो गया, ऑक्सीजन इसने दिया, भले इसका रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया, लेकिन ये है क्या,
उपचायक है, उपचायक बोलिए या इसको ऑक्सीकारक बोलिए, ऑक्सीकारक या उपचयन कारक। कारक ये है, ये ऑक्सीजन दे रहा है ना, तो कारक ये है, जिसको ऑक्सीजन मिल रहा है उसका उपचयन हो रहा है, ये उपचयन कारक है, ये ऑक्सीजन दे रहा है और ये दे रहा है, तो अब इससे तो ऑक्सीजन निकल गया तो इसका उपचयन हो जा रहा है। ठीक है, वो चीज़ है, तो एक उल्टा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इधर और इधर दोनों एक साथ हो रहा है, तो इसको उपचयन उपचयन यानी रिडॉक्स रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। CO का अपचयन तांबे में हो जाता है, CO का अपचयन कॉपर में हो जा रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन होता है। ठीक है, H2 का ऑक्सीकरण या उपचयन जल में हो रहा है, ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, CO ऑक्सीकरण कारक है, इसका हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, लेकिन कॉपर क्या है, ऑक्सीकरण कारक है, क्योंकि ये H2 को ऑक्सीजन दे रहा है और H2 अपचायक है, क्यों कि ये CO से ऑक्सीजन हटा रहा है, ये इससे ऑक्सीजन हटा रहा है, तो ये अपचायक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण होता है, या ऑक्सीजन मिल जाए या हाइड्रोजन निकल जाए तो आपका ऑक्सीजन उपचयन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, या आपको हाइड्रोजन मिल जाए या ऑक्सीजन निकल जाए तो आपका अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीकरण कारक होगा, ठीक है, या उपचयन कारक होगा, जो ऑक्सीजन निकालेगा या हाइड्रोजन देगा वो अपचयन कारक होगा, अपचयन। ठीक है, वो चीज़। अब क्वेश्चन है, एक तांबे के तार को ज्वाला में जलाने पर उस पर काला पदार्थ चढ़ जाता है, इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, इस रासायनिक परिवर्तन को कैसे उल्टा जा सकता है वो भी बताइए। तो कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लाल ब्राउन कलर का ना, ऑक्सीजन के साथ आपने उसको जलाया, जलाते जब भी जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्शन कराना है। ठीक है, हीट दिया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, वो ब्लैक कलर का होता है। दिस कैन बी रिवर्स, इसको उल्टा जा सकता है बाई पासिंग H2 गैस, हाइड्रोजन गैस पास करके CuO पर ऑक्सीजन गैस पास करके इस परिवर्तन को उल्टा जा सकता है, और ये लिख देना है। CO पे ऑक्सीजन डाला आपने, CO बन गया, H2O निकल गया, वापस आपका कॉपर आ गया। ठीक है, सिंपल। चलिए, अब हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव। ठीक है, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के दो सामान्य प्रभाव देखे जाते हैं, धातुओं का क्षरण और भोजन का खराब होना। धातुओं का क्षरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, लोहे में जंग लगना, है ना। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपनी सतह पर हवा, नमी या किसी रसायन जैसे एसिड की क्रिया से धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। संक्षारण का सबसे आम उदाहरण लोहे में जंग लगना है। उसका इक्वेशन ये है, Fe + O2 प्लस कुछ वाटर का जो मॉलिक्यूल रहता है आपके हवा में, वो मिलके Fe2O3 और X मॉलिक्यूल ऑफ H2O लग जाता है। इसको हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। ठीक है, बासीपन, विकृत, गंधित, है ना, विकृत हो जाता है, गंधित हो जाता है, खाना बासी हो जाता है, सड़ने लगता है, तो उससे दुर्गंध भी आती है, टेस्ट भी खराब हो जाता है। खाद्य पदार्थों में वसा और तेल की हवाई ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति जिसमें दुर्गंध और स्वाद होता है बासीपन कहलाती है। ठीक है, तो बासीपन को निम्नलिखित तरीकों से रोका जा सकता है। वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिए। ठीक है, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस में वायुरोधी पैकेजिंग कीजिए। जैसे चिप्स वगैरह जो भी पैकेट आते हैं, थोड़ा उसमें नाइट्रोजन गैस डाल के उसको एयर टाइट पैक कीजिए। खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। रेफ्रिजरेटर में रखने से भी खाना खराब नहीं होता है। ठीक है, टेम्परेचर कम होता है तो उस पर आपके जो ये रासायनिक जो बैक्टीरिया वगैरह जो उसका किण्वन वो सब नहीं हो पाता है, इसलिए जो खराब नहीं होता। वायुरोधी कंटेनर में रख दीजिए, एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश से दूर रखिए। ठीक है, ये कुछ आपके तरीके हैं उसको बचाने के।
चलिए लास्ट स्लाइड था, इसके साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे टॉपिक हमने कवर किए, एक एक चीज़ पढ़ा, ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़े हमने, उनको बैलेंस भी किया, ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन भी किए। तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, छूटेगा नहीं। चलिए, ऑल द